नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी स्वागत करता हूं एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का आपके इस छोटे से फैमिली टेक्निकल स्टडी ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लेकर आ चुके हैं बहुत ही बेहतरीन क्लास रेलवे ग्रुप डी के लिए 2022 में अगस्त में होने वाले जो एग्जामिनेशन है, जो एग्जाम डेट घोषित हो चुका है, जो कि स्टेप वाइज एग्जामिनेशन होंगे, डेट वाइज एग्जामिनेशन होंगे, उसके लिए प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लेकर आ गए हैं जो कि है साइंस के रूप में। जी हाँ, आपको पता है कि 25 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन आपके तैयारी के लिए। जी हाँ, तैयारी के लिए लगातार 50 दिन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल परीक्षा की अंतिम तैयारी में बिल्कुल रामबाण यहाँ पे ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए मैं लाया हूं। तो चलिए ज्यादा समय यहाँ पे लेते नहीं है और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परिवर्तनीय व्यास वेरिएबल डायमीटर की एक क्षैतिज नली में एक द्रव प्रवाहित हो रहा है। दाब कम होगा जहां वेग न्यूनतम है, वेग अधिकतम है, व्यास दीर्घतम है और वेग एवं व्यास दोनों अधिकतम है। तो प्यारे मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी लोग प्यारे प्यारे आंसर यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे और पूरा आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से सही आंसर यहाँ पे कमेंट करेंगे। कोई सुझाव हो तभी भी अपना कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तभी भी अपना कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। चलिए भाई, लगातार यहाँ पे ऐसे ही बने रहिए। तो यहाँ पे यदि बात करेंगे, देखिए यहाँ पे यदि बात करेंगे राइट आंसर का, तो इसका जो वेग हो जाएगा वो अधिकतम होगा। ठीक है, वेग अधिकतम होगा। देखिए भाई, यहाँ पे वेरिएबल डायमीटर की बात हो रही है जो कि क्षैतिज नली है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसकी नली होगी। ठीक है, तो यहां पे जो है जो बर्नौली का नियम लगता है। ठीक है, बर्नौली का नियम कहता क्या है, बर्नौली का जो लॉ होता है वो क्या कहता है भाई, वो कहता है रो प्लस रो जी एच, ठीक है, प्लस 1/2 रो भी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां पे यदि मैं बात करूं कि यदि इसे कुछ इस तरीके से लिखा जाए, क्या हो जाएगा, P इज P अपॉन रो जी। यदि हम यहाँ पे लिखे हैं तो ये क्या है, ये आपका प्रेशर हेड है। क्या है, जो इस क्षैतिज नली पे जो प्रेशर लग रहा है। ठीक है, और बी स्क्वायर यदि मैं यहाँ पे देखें कि बी स्क्वायर अपॉन 2g यदि करें तो ये क्या निकल के आएगा, ये आपका काइनेटिक हेड हो जाएगा और जेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेटम हेड हो जाएगा। ठीक, इससे एक्सप्लेनेशन से यही पता चलता है कि जो बर्नौली के नियम के अनुसार जो तरल की कुल ऊर्जाओं का बीजगणितीय योग आयतन के अनुपात में क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, तो यहां पे यदि हम ध्यान से देखेंगे तो किसी भी पाइप की नली के एक भाग से प्रवेश करने वाले जो द्रव का आयतन होता है वो प्रति सेकेंड नली के दूसरे भाग से निकलने वाले द्रव के आयतन से प्रति सेकेंड क्या होता है, नियत होता है। तो मित्रों, यहां पे यदि बात करेंगे राइट आंसर का, हमने आपको बताया कि बी यहां पे राइट आंसर निकल के आ रहा है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि रो प्रतिरोधकता, एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल वाले धातु के तार जिसमें टी सेकेंड में क्यू आवेश प्रभावित होता है के विभवांतर V के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। तो देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल ये प्रतिरोधकता इन द सेंस ये कि ओम्स लॉ यदि आप अच्छे से जानते हैं फिजिक्स में और तो इसको आप अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की, देख लेते हैं। तो आप जानते हो कि R इक्वल टू क्या होता है, रो L/A होता है। ठीक है, तो यहां पे बिल्कुल इसके पूरे रिलेशन को आपको पहले पता करना है। तो यहां पे यदि मैं बात करूं राइट आंसर का मित्रों, तो राइट आंसर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। BAT इक्वल टू क्यू रो एल होगा। ठीक है, किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोधकता होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं, वो दो कारकों पर निर्भर करता है। किस पे, तापमान पे। देखिए यहाँ पे ना BAT लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर है। ठीक है, किस पे निर्भर करता है, टेम्परेचर पे और चालक की प्रकृति पे। ठीक है, चालक की प्रकृति इन द सेंस रो पे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छे। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं क्या हो जाएगा, R T इक्वल टू R नॉट
1 प्लस अल्फा टी के टर्म्स में आएगा, इसी से सॉल्व होगा। ठीक है, तो यदि यहाँ पे बात करेंगे राइट आंसर का तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। कह रहा है कि दो विद्युत बलों के प्रतिरोध एक संबंधित 2 के अनुपात में है, इन्हें समांतर क्रम में एक स्थिर वोल्टता वाले स्रोत से जोड़ा दिया जाता है, तो उसमें सामर्थ्य का क्षय निम्न अनुपात में होगा। ठीक है, तो कह रहा है इसका पहले देखिए सर्किट बनाएंगे। तो सर्किट किस प्रकार से, बल्ब है जो कि समान अंतर में है। कहने का मतलब यह है कि एक बल्ब ऐसे है और एक बल्ब ऐसे है, दोनों समानांतर में जुड़े हैं। बैटरी लगा दीजिए। ठीक है, दोनों इस प्रकार से जुड़े हैं। जब इस प्रकार से कोई कनेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो R1 R2 हो जाएगा। तो यहां पे यदि पैरेलल है, एक संबंधित 2 के अनुपात में है, तो मतलब R1 अपन R2 हो जाएगा पैरेलल में, तो एक संबंधित 2 के अनुपात में आ जाएगा। आएगा ना जी। और यहां पे यदि इसके ऊर्जा की बात करें, सामर्थ्य की बात करें, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपन R हो जाएगा। ठीक है, जो कि प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, P इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R। रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं भाई। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि क्या P1 R1 इक्वल टू P2 R2 के टर्म्स में निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे यदि बात करेंगे राइट आंसर का नंबर 3 क्वेश्चन का, तो ये क्या हो जाएगा, ए आंसर होगा। ठीक है, 2 संबंधी 1 के अनुपात में यहां पे आंसर आएगा मित्रों। ठीक है, चलिए भाई सामर्थ्य की बात होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि 2 इंजनों के एक दूसरे के पार करने की स्थिति में ऑब्जर्व को प्रतीत होता है तारत्व में कमी, तारत्व में वृद्धि, ध्वनि उत्पादन तारत्व में कोई परिवर्तन नहीं, और अनुनाद। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऐसे तैयारी के लिए। ठीक है, तो नंबर 4 की यदि बात करेंगे तो नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तारत्व में कमी हो जाएगी। देखिए होता क्या है कि 2 इंजनों के एक दूसरे के पार करने की जो स्थिति होती है, प्रेक्षक जो ऑब्जर्वर के तारत्व में कमी का अनुभव होगा। कैसे, स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति के कारण क्या होता है, ध्वनि को आवृत्ति में वृद्धि या कमी होती है। इस घटना को डॉपलर प्रभाव भी कहते हैं। तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कह रहा है कि 15 डिग्री सेल्सियस पर दिए हुए गैस का प्रेशर P है। यदि आयतन स्थिर रखा जाए तो प्रेशर 3P करने के लिए तापमान कितना चाहिए। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर पूछ रहा है आपसे, तो आपके माइंड में एक चीज आता होगा ये कि क्या P1 अपान T1 इक्वल टू P2 अपान T2। ठीक है, ये आपके माइंड में आ रहा होगा। इन द सेंस यहाँ पे P1 और P2 के टर्म्स में हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। आई होप कि आप सभी लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे यदि बात करेंगे राइट आंसर का, तो सबसे पहले इसको कैलकुलेशन की बात आई है तो बात कर लेते हैं कि 15 डिग्री पे की बात हो रही है। ठीक है, 3P करने की बात हो रही है तापमान को। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू 3P के टर्म्स में आएगा। इन द सेंस यदि मैं यहाँ पे T1 निकाले मित्रों तो 273 नियतांक होता है, प्लस 15 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 288 के केल्विन टेम्परेचर आएगा। ठीक है, तो यहां पे यदि हम बात करेंगे T2 निकाल, भाई T1 निकाल लिए तो T2 भी निकालेंगे, तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 इंटू T1 अपान क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। ठीक है, सभी की वैल्यू यहां पे रखेंगे। P2 की वैल्यू क्या है भाई, 3P है। ठीक है, और T1 की वैल्यू हमने अभी भी क्या निकाला, 288 केल्विन निकाला। ठीक है, और यहाँ पे P की वैल्यू निकालनी है, तो टोटल जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 591 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे राइट आंसर का, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, 551 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई बी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। कह रहा है कि एक पिंड को ऋणावेशित किया जाता है, इसको अधिकता में इलेक्ट्रॉन देकर
इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकालकर, इसको कुछ प्रोटॉन देकर, इससे कुछ प्रोटॉन निकालकर। केमिस्ट्री की बहुत इजी क्वेश्चन है, कहते हैं छोटी मगर बड़ी बातें। तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे क्वेश्चन है और आई होप सभी लोग आंसर आप लोग सभी को पता होगा। तो यहाँ पे यदि बात करेंगे राइट आंसर का मित्रों क्या हो जाएगा, ए, इसको अधिकता में इलेक्ट्रॉन देकर। क्या होगा, यदि होता क्या है कि कोई पिंड ऋणावेशित किया जा सकता है, इसको जब हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन देंगे, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, ठीक है, उस टर्म्स में यहाँ पे ऋणावेशित होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि लवण विलयन का POH6 है, उसका pH होगा। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 7 का आप सभी लोग। POH6 की बात हो रही है, ठीक है, और pH यहाँ पे आपको बताना है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे, देखिए होता क्या है, इसको कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे इसको और इसको हम रिलेट कराएंगे, ठीक है, लोअर विलयन के इन दोनों को यहाँ पे रिलेट कराएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, pH प्लस POH इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 होता है। ये जो रिलेशन है आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे यदि हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PH, ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 14। अब इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो PH यदि हम निकालें तो 14 माइनस 6 हो जाएगा। तो कहने मतलब यहाँ पे 8 आएगा, इसका मतलब क्या है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आप सभी को सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कह रहा है कि चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण होता है। देखिए इजी क्वेश्चन, यहाँ पे ज्यादा समय लगाएंगे नहीं। और यदि हम बात करते हैं नति कोण का, ध्यान दीजिएगा, हमेशा इस चीज का ध्यान देंगे कि जो नति कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, नति कोण जो होता है हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, मतलब सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विटकेयर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया। जो बायोलॉजी से यहाँ पे ये क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान से। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे इसका क्या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, यदि बात करेंगे राइट आंसर का तो सी इज द राइट आंसर होगा, मोनेरा। ठीक है, मोनेरा संघ में रखा गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे यदि बात करेंगे, विटकेयर ने जीवित जीवों को निम्नलिखित 5 वर्गों में विभाजित किया। किसमें, जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत प्लांटी, जगत एनिमेलिया और जगत प्लांटी। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे जो सी होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मोनेरा में क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक जीवाणु तथा नील हरित शैवाल आदि आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन डैश का उत्पाद है। ऑक्सीजन पर परावैंगनी विकिरण के प्रभाव, नाइट्रोजन पर परावैंगनिक विकिरण के प्रभाव और हाइड्रोजन पर परावैंगनी विकिरण के प्रभाव, हीलियम पर परावैंगनिक विकिरण के प्रभाव। देखिए हमेशा जब भी वायुमंडल में जो बात होती है ओजोन परत की, तो हमेशा हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो वहां से रिलेट कराएंगे तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑक्सीजन पर परावैंगनी किरणें। ठीक है, तो यहां पे यदि बात करेंगे राइट आंसर का, तो हमने आपको बताया कि राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। और यदि मैं बात करूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि भाई देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत का सर्वाधिक जो यदि मापने की जो सांद्रता, सीधे यदि कहें कि ओजोन की सांद्रता को मापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है, डॉट सन होती है। क्या होती है भाई, डॉट सन होती है। 100 डॉट सन, 100 डॉट सन बराबर 1 mm, 1 मिमी होता है, 1 mm होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए स्क्रीन पे है, कह रहा है कि एक बल का परिमाण जो है 10 न्यूटन है। यह एक पिंड पर कार्य करता है जिसका एक भाग जो है फिक्स्ड है, मतलब वहां पे बद्ध है, बना हुआ है। तो फिक्स बिंदु से बल की दूरी 4 मीटर है, तो बल आघूर्ण कितना होगा।
ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे बताएंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यदि हम बात करें यहाँ पे, देखिए क्या होगा कि यहाँ पे यदि हम बात करें क्वेश्चन का, तो इस प्रकार से देखिए क्या है, कोई पिंड है जो एक जगह से, ठीक है, एक फिक्स स्थान पे क्या है, फिक्स्ड की हुई है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसकी दूरी क्या है, x है, यहाँ पे F आपका जो है फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अक्ष से लंबवत दूरी जिसको हम कहते हैं बल बाहु, ठीक है, एवं बल का जो गुणनफल होता है यहाँ पे वो क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पे यदि हम बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आएगा, वो 40 न्यूटन निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इंटू 4। ठीक है, क्या हो जाएगा 10 इंटू 4 कर देंगे तो यहाँ पे क्या है 4 मीटर की बात हो रही है। आप कहेंगे सर 4 क्या, भाई यहाँ पे बल की जो दूरी है हमने यहाँ पे बताया ना, इसको इस प्रकार से फिक्स करते हैं, ये जो एक्स है ये आपकी क्या है 4 मीटर है। ठीक है, और 10 न्यूटन यहाँ पे बल लग रहा है इस पिंड पे। ठीक है, तो यहाँ पे यदि बात करेंगे इसको इंटू करेंगे तो 40 न्यूटन मीटर आएगा, 40 न्यूटन मीटर आएगा। तो यहाँ पे यदि हम इसकी बीमा की बात करें, कभी कभी बीमा पूछ देता है, देखिए यहाँ पे जो बीमा की बात करेंगे तो ml स्क्वायर टी की पावर -2 निकल के आएगा। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है वह माध्यम जिसमें लार का टाइलिन सक्रिय होता है, अधिक क्षारीय, अधिक अम्लीय, हल्का क्षारीय, हल्का अम्लीय। तो यहाँ पे जल्दी से आंसर बताइए, यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करने की क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे यदि बात करेंगे राइट आंसर का, तो राइट आंसर आपका होगा हल्का अम्लीय होता है। ठीक है, चलिए भाई टाइलिन का जो सक्रिय यहाँ पे किस लार का जो होता है सक्रिय होता है वो हल्का अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया। ठीक है, हैकिंग जिसको कहते हैं, तो किस प्रोग्रामिंग भाषा में, जो प्रोग्रामिंग भाषा है हैक, इसको किस कंपनी ने विकसित किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, जल्दी से यहाँ पे आंसर देंगे सभी लोग। तो यहाँ पे यदि बात करेंगे, देखो इजिली है, तो यहाँ पे जो बात करेंगे तो फेसबुक ने इसे विकसित किया था। फेसबुक ने ही बताया था कि हैकिंग एक प्रोग्राम भी होता है। ठीक है, अच्छा इसके जो यदि बात करें यहाँ पे जो निकल के आता है एक्सप्लेनेशन, तो ये 2014 में विकसित किया गया था। कब किया गया था, 2014 में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो ये हिप हॉप वर्चुअल मशीन के लिए विकसित की गई थी। किसके लिए, हिप हॉप वर्चुअल मशीन के लिए। अच्छा यहाँ पे यदि बात करेंगे कि गूगल का विकास कब हुआ था, तो गूगल का जो विकास हुआ था वो लेरी पेज एवं सर्जरी बीन द्वारा किया गया था। कब किया गया था, ये 1998 में किया गया था। ठीक है, 1998 में किया गया था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, कह रहा है कि मस्तिष्क के सबसे बाहर का जो स्तर होता है वो क्या होता है, पायामेटर, ड्यूरामेटर, क्या है, एरनाइड, ठीक है, और मेम्ब्रेना। ठीक है, तो यहाँ पे यदि बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ड्यूरामेटर। क्या हो जाएगा, ड्यूरामेटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मस्तिष्क का सबसे बाहर का जो स्तर होता है वो ड्यूरा होता है, और इसके मध्य की जो परत को कहते हैं एर्क्रियाड कहते हैं, तथा सबसे अंदर की जो परत होती है वो पायामेटर होती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ दे कि मस्तिष्क के सबसे अंदर का जो स्तर होता है वो क्या होता है, पायामीटर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का यदि बात करेंगे, बाहर स्तर का बात हो रहा है, तो ये क्या है, ड्यूरामेटर होता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाँ, इसमें क्वेश्चन और आ सकता है कि मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है, तो वो कितना होता है, 1400 ग्राम होता है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है कि इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है। ठीक है, एंजाइम है, कवकनाशक है, एमिनो अम्ल है, ऑक्सीजन है। जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप सभी लोग देंगे। तो यहां पे यदि बात करेंगे तो ये क्या है, एसिड ऑक्सीन होता है। ठीक है, ये क्या है, एसिड ऑक्सीन होता है, इन द सेंस कि इसकी जो खोज हुई थी बेंट ज़ई ने किया था। ठीक है, तो ऑक्सीजन के प्रमुख कार्य यहाँ पे यदि हम बातें करेंगे ऑक्सीजन से रिलेटेड है, तो इनका मतलब क्या, डी आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि तृतीय उपभोक्ता है हाथी,
गेंडा, शुतुरमुर्ग और बाज। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में आते हैं, तो उस प्रकार से कौन सा उपभोक्ता यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो क्या है कि तृतीय जो उपभोक्ता है, ठीक है, वो क्या है, वो बाज होता है, नंबर डी होगा। ठीक है, कैसे होता है इसमें देखिए, होता क्या है कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के हिसाब से हम इसको कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उच्च मांसाहारी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर डी होगा। वो क्या होगा, वो आपका मांसाहारी में आएगा, इन द सेंस कि डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है उसके नाभिक में प्रोटॉन की अलग अलग संख्या, उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, उसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या। ठीक है, जल्दी से आप आंसर दीजिए। तो यहाँ पे यदि बात करेंगे 17 का राइट आंसर का, तो मित्रों इजिली यदि बात करें तो 20 द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 द राइट आंसर क्या होगा, उनमें नाभिक में, उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या पे ये निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मात्र रासायनिक क्रिया से निर्माण होता है मीथेन का, CFCS का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रो ऑक्साइड का। ठीक है, तो यदि हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मात्र रासायनिक क्रिया से CFCS का उपयोग होता है। CFCS को क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर फ्रियान कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, राइट डाउन करिएगा। फ्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर फ्रियान कहलाता है। इसका जो व्यावसायिक नाम है वो क्या है, फ्रियान है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CCl2F2 होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है किसका, फ्रियान का, वो होता है CClF2 होता है, जिसको हम कहते हैं डिफ्लोरोमेथेन कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतह पर मार करने वाली जो रक्षा मिसाइल है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको पृथ्वी नाम से जाना जाता है। नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यह यदि हम बात करेंगे कि यह कहां निर्मित हुआ था, तो यह DRDO द्वारा IGMDP के तहत निर्मित किया गया था। बनाया इसको कौन था, DRDO ने बनाया था। 1988 में पहली बार विकसित हुआ था और 1994 में सेना में शामिल किया गया था। तो इसके जो प्रारूप हैं 3 प्रकार के हैं। पृथ्वी के प्रारूप क्या है, पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी सेकेंड, पृथ्वी थर्ड। ठीक है, अब यदि बात करेंगे पृथ्वी फर्स्ट का रेंज कितना है, मारक रेंज, वो 150 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। और यदि 2 की बात करेंगे तो 350 किलोमीटर पृथ्वी 2, और पृथ्वी 3 की बात करेंगे तो 350 से 500 किलोमीटर रेंज की रेंज में आता है। ठीक है, तो अग्नि सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल, यदि हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो राइट आंसर हमने आपको बताया क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन कराने में बड़ा मजा आता है और आप लोगों को समझ में भी आता है। ठीक है, बहुत ही आप लोगों को यदि आंसर आता है तो वीडियो को ना आप क्या करिए कि थोड़ा सा तेजी से बढ़ा के आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था भाई। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे है कि नैनो टेक्नोलॉजी का जो आपका क्वेश्चन है नंबर 12, हाँ जी, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, तो सर्वप्रथम किसने किया था भाई, यहां पे यदि हम बात करेंगे राइट आंसर का, जी हाँ, नंबर डी होगा, नोरिया तानीगुची। ठीक है, किसने किया था, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नोरिया तानीगुची ने किया था। तो यहाँ पे यदि बात करेंगे कि भारत में नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, तो CN राव को कहा जाता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि नैनो तकनीकी के सिद्धांत को 1959 में सर्वप्रथम क्या मिला था, नोबेल विजेता भौतिक शास्त्री रिचर्ड फेनमैन ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, यहां से इतने सारे चीजें निकल के आते हैं। तो यहां यदि बात करेंगे जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंगुलियों के निशान
को बहुरंगी सतह पर उभारने करने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए। तो राइट आंसर की यदि बात करेंगे तो फ्लोरेसेंट पाउडर, ठीक है, डी इज द राइट आंसर होगा कि उंगलियों के निशान को बहुरंगी सतह पर उभारने हेतु फ्लोरोसेंट पाउडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे जी बहुत ही अच्छे, तो जिसकी वाष्प सूंघने पे निश्चेतना उत्पन्न होती है, जी हाँ, इससे वाष्प सूंघने की जो निश्चेतना होती है वो उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अयस्क एल्यूमिनियम का नहीं है? ठीक है, एग्लेसाइड, माइका, बेरिल और आर्थोक्लेस। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे कि एग्लेसाइड जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कह रहा है कि एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे यदि बात करेंगे राइट आंसर का, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, डी इज द राइट आंसर होगा। 2 धन आवेश ग्रहण करता है जब त्याग देता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि Be2+, मतलब Be के ऊपर 2+, इस प्रकार से है ये Be2+, ठीक है, इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है कि आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? Mg2+, Na+, Li+ और He+। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे बात करेंगे मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे राइट आंसर का, तो क्या निकल के आएगा? लिथियम के साथ। ठीक है, किसके साथ? सी वाले के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि डू नो इविल टैग लाइन किसकी है? डू नो इविल टैग लाइन किसकी है? तो प्यारे मित्रों ये गूगल की टैग लाइन है, मतलब सी इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पे किसकी टैग लाइन है? गूगल की टैग लाइन है। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे कि भाई फेसबुक की टैग लाइन क्या हो सकती है फिर? ठीक है, तो फेसबुक का टैग लाइन है, राइट डाउन करिएगा, इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी। क्या है? इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी। क्या है ये? आपका किसका? फेसबुक का है। ठीक है जी, तो प्यारे मित्रों आई होप आप सभी को हर क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका कोई भी सुझाव हम वहां पे पढ़ने के लिए आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए क्वेश्चन में, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, बिंदास रहें।